सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। हीरोज तो आपने फिल्मों में बहुत देखे होंगे। फिल्मी दुनिया में जब हीरो का नाम आता है तो एक्शन में उड़ते हुए हीरोज, गुंडों से लड़ते हुए, विलेन को मारते हुए हीरोज को आपने बहुत देखा होगा। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में आपराधिक घटनाएं होती हैं और उनसे जूझते हैं पुलिस, आर्मी और ये सब फोर्सेस। इंटेलिजेंस फोर्स का भी काम होता है कि गोपनीय तरीके से इंटेलिजेंस का सूचना जो है वो आगे पास की जाए। और रियल हीरोज़ का काम भी यही होता है कि वो रियल अपराधों से डील करते हुए, अपराधों से समझौता करते हुए, अपनी जान को खतरे में डालते हुए उसे सुलझाते हैं। एक ऐसे ही रियल हीरो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ हैदर अली जैदी जी मौजूद हैं जो इंटेलिजेंस ब्रांच में डीआईजी की पोस्ट पर हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की चैलेंजेस, किस तरह की डील ये करते हैं एक रियल हीरो होने के नाते। सर, स्वागत है आपका डीपीके न्यूज़ में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और कैसे आप इंटेलिजेंस तक पहुँचे हैं। मेरी जर्नी बहुत मुख्तसर सी है। मेरी जयपुर में स्कूलिंग हुई सेंट जेवियर स्कूल से। उसके उपरांत मैं राजस्थान कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर मैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से मैंने एमए किया और एमए के दौरान ही मेरा सिलेक्शन आरटीएस में हो गया। आरटीएस में मैं रहा, अलीगढ़ में रहा, तहसीलदार रहा मैं। फिर मेरा राजस्थान अकाउंट सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद 1991 में मैंने आरपीएस में ज्वाइन किया। आरपीएस में मैं पहली पोस्टिंग मेरी जयपुर सिटी रही, फिर मैं जोधपुर रहा, फिर उसके बाद अजमेर, अलवर और एक मिशन किया मैंने बाहर, भरतपुर रहा। फिर मैं एज एडिशन एसपी अलवर रहा। फिर मैं बिजली विभाग में रहा, डायरेक्टर विजिलेंस। जीडीए में मैं काफ़ी लंबा रहा, कंट्रोल ऑफ इन्फोर्समेंट। उसके बाद मेरा एसीबी से सिलेक्शन हुआ आईपीएस में। आईपीएस में मैं एसपी रहा सीकर। उसके बाद मैं डीसीपी ट्रैफिक रहा जयपुर। फिर मैं कुछ समय कमांडेंट 5th बटालियन आरएसी रहा। फिर मैं भरतपुर 1.5 साल एज एसपी काम किया मैंने और मेरा प्रमोशन हो गया था। उसके उपरांत भी मैं 6 महीने तक वहीं भरतपुर ही रखा मुझे। अभी मैं डीआईजी इंटेलिजेंस हूँ राजस्थान का, जयपुर में। सर, लगभग इतनी लंबी जर्नी रही, अलग अलग क्षेत्रों में आपने काम किया, तो कैसे, क्योंकि तबादले भी होते रहते हैं आपके एक जगह से दूसरी जगह, तो कैसे आपने मैनेज किया? फैमिली को भी साथ लेकर आप चलते हैं या फैमिली से कैसे जुड़ाव रखते हैं? क्योंकि इतना काम होने के बावजूद आप कैसे टाइम दे पाते हैं अपनी फैमिली के साथ? मैं जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो बच्चे मेरे, एक बच्ची मेरी थी। उसके बाद मेरी आई हैव 2 daughters एंड 1 son। तो जो पोस्टिंग से दौरान ही बच्चे छोटे थे, उसके बाद साथ ही रहे वो, और जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रही वहाँ पर उन्हीं स्कूल्स में पढ़े वो। मेरी वाइफ जो है वो इंग्लिश में लेक्चरर थी, लेकिन बच्चों की वजह से उन्होंने जो अपनी गवर्नमेंट सर्विस थी वो छोड़ दी, क्विट कर दी। और उसके बाद बच्चों के लिए टोटली वो घर पे ही होम मेकर की तरह रही। बच्चे मेरे साथ रहे। फिर मेरा जब प्रमोशन हुआ एडिशनल एसपी, तो बच्चे कुछ बड़े हो चुके थे और उनको एक ही जगह सेटल होने की ज़रूरत थी, इसलिए वो उसके बाद जयपुर ही रहे और जयपुर में उन्होंने सेंट एंसलम से अपनी स्कूलिंग की। फिर लकीली मैं जब बच्चे मेरे इस स्टेज पे आए कि वो करियर चूज़ करें, तो मेरी जयपुर पोस्टिंग रही और मेरी बड़ी बेटी ने मेडिकल लाइन चुनी। वो उसने एमबीबीएस किया, फिर एमएस किया, फिर उसने फेलोशिप की आईवीएफ में। छोटी बेटी जो मेरी कॉर्पोरेट लॉयर है और बेटे ने भी मेरे एमबीबीएस किया। तो मैं इस मानों में बहुत ही लकी रहा कि जब उनका करियर चुनने का समय आया, जब मैं उनके साथ था। और मेरी वाइफ ने भी बाद में यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। नाउ शी इज हेड द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। ओके सर, काफ़ी चैलेंजिंग रोल रहा आपका एज अपराधों की दुनिया में भी आप रहे, क्योंकि एसपी होते हैं तो कई तरह की तमाम धमकियां मिलती है, तो किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए हैं? देखिए, पुलिस जो है बहुत ही कोई तय करके पुलिस चूज़ नहीं करता, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कंबाइंड सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है और उसमें आपका जिस सर्विस में सिलेक्शन होता है मेरिट के हिसाब से उसमें आपको जाना पड़ता है। लेकिन पुलिस भी मेरा कोई पहला ऑप्शन नहीं था, लेकिन इतने साल 30 साल की सेवा के बाद मुझे लगता है कि दिस सर्विस हैज़ गिवन लॉट टू मी।
मेरी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ। मैं एक तरह से सोसाइटी से इतना जुड़ पाया, ये इस सर्विस की देन है। और इस सर्विस को मैंने चैलेंज की तरह लिया, लेकिन किसी प्रकार का मुझे इसमें ख़राबी या भय या कोई पर्सनल मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। एक तो ख़ास बात ये रही कि मैं पब्लिक से बहुत जुड़ा रहा। मुझे अब हर अपराध में, हर अपराधी में, हर घटना में एक कहानी नज़र आती है। एक सोशल जो आपके इंतशार होता है, एक सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं, वो सब जो है उनकी परिणति एक अपराध के रूप में होती है। तो मुझे लगता है कि पुलिस सर्विस में रह के सोसाइटी को, आदमी को, सोशल जो अपहीवल्स आ रही हैं, जो सोशल चेंजेस आ रहे हैं, उनको देखने का, महसूस करने का बहुत नज़दीक से मौका मिलता है। दूसरा, इट इज़ बेसिकली हमारा बेसिक काम तो एविडेंस कलेक्शन का है, इन्वेस्टिगेशन का है। हम एविडेंस कलेक्ट करके कोर्ट में देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस का रोल है वो उससे कहीं ज़्यादा है। वी आर दी ओनली फेस ऑफ गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट के चेहरे होते हैं। सोसाइटी जो है हमको गवर्नमेंट को पहचानती है हमारे थ्रू, क्योंकि वर्दी का आदमी सबसे आगे रहता है। तो जो हम सोसाइटी को किस प्रकार डील करते हैं, किस प्रकार उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, कई बार इंस्टेंट जस्टिस भी दे पाते हैं हम। तो इससे एक लंबे रन में, लंबे तौर पर आपकी पर्सनल गुडविल भी बनती है, एक समाज में गवर्नमेंट की भी गुडविल बनती है, और अल्टीमेटली इससे जो है एक समन्वय से स्थापित होता है। सर, जयपुर से आपने जुड़ाव बताया कि आपके बच्चे भी रहे जयपुर, और कहा जाता है कि इरफान खान के बहुत अच्छे दोस्त थे आप, और जयपुर में जयपुर ही नहीं पूरे भारत में मोस्ट पॉपुलर एक्टर भी रहे हैं इरफान खान, और लोगों से भी काफ़ी जुड़े हुए रहे हैं। तो किस तरह के आपके रिलेशंस थे उनके साथ, या आप उन्हें किस तरह से मानते थे, कितनी करीबी थी आपके बीच, क्या रिलेशंस रहे? इरफान मेरे बचपन के दोस्त थे, और मेरा पुराना मकान हमारा शहर में है, सुभाष चौक के पास है। वहीं पर इरफान रहा करते थे, और हम जो है वो एक स्कूल में तो नहीं थे, लेकिन कॉलेज में हम साथ रहे, फिर यूनिवर्सिटी में साथ रहे। और बचपन में हमारा साथ खेलना, घूमना, जो बचपन में एस्पिरेशंस होती हैं, जिस प्रकार की बचपन में शरारतें होती हैं, कॉमन फ्रेंड्स होते हैं, वो हमने साथ तौर पर जिया और महसूस किया। इरफान शुरू से ही काफ़ी इंट्रोवर्ट थे, लेकिन वो बहुत शिद्दत से चीज़ों को महसूस करते थे। उनमें एक समाज को समझने की बहुत बड़ी सलाहियत थी। वो किसी भी चीज़ की गहराई में जाकर उसके बारे में सोचते थे। तो ये चीज़ें उनसे बचपन में थी। उसके बाद उनका ड्रामे में कुछ इंटरेस्ट डेवलप हुआ। उन्होंने यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामेटिक्स ज्वाइन किया, फिर वो दिल्ली चले गए, उसके बाद वो मुंबई चले गए, और मैं लगातार टच में रहा उनसे। और बाद में भी वो 2003 से लेके 6-8 जब भी उनको मौका मिलता था, उनको पतंग उड़ाने का बहुत शौक़ था। तो हम शकरात पे यहाँ आते थे, हम साथ पतंग उड़ाते थे। और जयपुर में शाम को, रात को जितने भी जॉइंट्स हैं जो हमने बचपन साथ गुजारे हैं, वहाँ साथ जाया करते थे। तो इरफान का जाना जो है मेरे लिए बहुत बड़ा पर्सनल लॉस भी है, क्योंकि उस व्यक्ति से न सिर्फ मैंने दोस्ती की, बल्कि उससे बहुत कुछ सीखा। वो एक अच्छा इंसान था, एक सेंसिटिव इंसान था, और उसमें न सिर्फ वो इंसानों से प्यार करता था, बल्कि जानवरों से, परिंदों से, दरख्तों से, सबसे उसको प्यार था, नेचर से प्यार था। ही वॉज ए नेचर लवर। उसको वो एक आम इंसान के बारे में भी उतना इंटरेस्टेड था जितना कि ख़ास इंसान के बारे में था। और ये चीज़ उसके कैरेक्टर्स में आती है जो उसने फिल्में की। तो मैं उनकी कहीं भी एक बात जो है आज भी मुझे बात उनके जाने के बाद रियलाइज़ होती है, एंड ही हैज़ लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। सर, प्रोफेशन की बात हो गई, इसके अलावा जब आप ड्यूटी पर नहीं होते हैं या छुट्टी पर होते हैं, तो आप किस तरह से अपना समय व्यतीत करते हैं? क्योंकि लोगों की बहुत जानने की इच्छा होती है कि जब छुट्टी पे होते हैं या अपने परिवार के साथ होते हैं तो किस तरह का टाइम चाहते हैं कि ये पास करें, क्योंकि ड्यूटी में सभी समय चला जाता है। तो हॉबीज़ क्या हैं आपकी? फ्री टाइम में आप क्या करते हैं? मेरी जयपुर में मैं रहा, स्कूल में हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का काफ़ी थी वहाँ पर, और इसके लिए सेंट जेवियर्स मशहूर भी रहा। तो बचपन से
स्पोर्ट्स में, स्विमिंग में, क्रिकेट में ये खेला, लेकिन कोई ज़्यादा सीरियसली किसी चीज़ को नहीं लिया, लेकिन करते रहे। वो कहते हैं ना, वो जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन, तो उस तरह का एटीट्यूड रहा। उसके बाद म्यूज़िक का शौक़ रहा, मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, अब भी शौक़ है। पुलिस में रहा तो इस फिज़िकल बहुत ज़्यादा उसमें एंड्योरेंस की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं लगातार फिज़िकल एक्सरसाइज करता हूँ। मेरे घर पे भी एक मेरे जिम है जिसमें कि मैं रोज़ कोशिश करता हूँ कि रोज़ एक्सरसाइज करूँ। इसके अलावा विभिन्न, जैसे भरतपुर में रहा तो मेरा दिनचर्या ये थी कि सुबह उठते ही मैं 3 बजे सोता रात को, लेकिन सुबह 5:30-6 बजे उठ के मैं साइकिल पे जाता था। एंड आई यूज्ड टू टेक राउंड ऑफ घना बर्ड सेंचुरी। तो वो इट वाज सो रिफ्रेशिंग एंड नेचर से करीब रहने का मौका मिलता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आई एन्जॉय माई लाइफ। कोई बहुत ज़्यादा उसमें बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन टू बी पार्ट ऑफ योर फैमिली, टू सिट विथ योर चिल्ड्रन, उनकी बातें सुनना, अपने घर वालों के साथ रहना। लकीली मेरे माता पिता भी मेरे साथ ही रहते हैं, तो उनसे बात करना और दोस्तों के साथ रहना, ये चीज़ें हैं जो आदमी को ज़िंदगी में एक उसके उमंग पैदा करती हैं। एंड दे आर दी बेसिक इंस्पिरेशन जिसके आप रहते हैं, जिसके लिए आप जीते हैं। दे आर दी बेसिक पर्पज़ ऑफ योर लाइफ। सर, रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, तो ये एक थोड़ा चैलेंज भी हो जाता है कि ड्यूटी भी करो एंड आप अपना रमज़ान का भी सारी प्रक्रिया करो, तो किस तरह चैलेंज फेस करते हैं शुरुआत से ही? मैं देखिए, मैं धार्मिक तो हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ। तो मेरी जो एक कनेक्शन है, मेरा जो खुदा, गॉड, ईश्वर, जो भी एक शक्ति है, उससे जो कनेक्शन है, इट इज़ बेसिकली पर्सनल एंड 1-to-1। तो आप कनेक्ट करते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की आप जो है वो रिचुअल्स को भी फॉलो करते हैं, क्योंकि आप बेसिकली किसी समाज में, किसी सोसाइटी में, किसी धर्म में, किसी उसको आप चूज़ नहीं कर सकते, वहाँ आप पैदा होते हैं तो आप चूज़ करते हैं, तो उसमें आपको कई अच्छाइयाँ नज़र आती हैं। तो अब रमज़ान रोज़े जो हैं वो 1 महीने के होते हैं। अब नए दौर में आप देखिए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसकी बड़ा ज़ोर है, सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये सदियों पहले सभी धर्मों ने, आप देखिए जैनिज़्म में देखिए, आप बुद्धिज़्म में देखिए, आप हिंदू धर्म में देखिए, आप मुस्लिम धर्म में देखिए, इस्लाम धर्म में देखिए, उसमें कहीं ना कहीं फास्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो फास्टिंग से एक तो ये आपको सबक मिलता है कि किस प्रकार से भूखा रहा जाता है। जो भूखा आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसका दर्द आप महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो शुरू में तो 2-3 दिन ऐसा लगता है कि आपको कमी महसूस होती है, लेकिन फिर उसके धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है उसके लिए हैबिचुअल हो जाती है, एक्वेंटेड हो जाती है, और एक तरह से एक प्रोग्राम सा बन जाता है कि कब आपको खाना है, कब क्या करना है। और ये भी कहते हैं कि रमज़ान जो है, रोज़े जो हैं, वो सिर्फ शरीर के नहीं होते, बल्कि आपकी आत्मा की शुद्धि के लिए होते हैं। तो आप कितना उसमें परोपकार करते हैं, कितना सत्य बोलते हैं, एक दिनचर्या होती है, किस प्रकार जल्दी उठते हैं, आप जो है वो 5 बार याद करते हैं। तो इससे आपको एक हाइजीन के लिए भी होता है आपके लिए, और आपकी आत्मा की शुद्धि के लिए भी होता है। सर, एक छोटा सा सवाल चाहेंगे या छोटा सा एडवाइस चाहेंगे, युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आइडल बहुत लोग मानते हैं आपको, तो युवाओं के लिए एडवाइस? नहीं, मैं इस लायक नहीं समझता अपने आप को कि कोई एडवाइस दूं, लेकिन आप पूछ रही हैं मेरे से, तो मेरा ये मानना है कि आप बहुत सी किताबें पढ़ें, बहुत सी आप सोसाइटी को देखें, तो आपको लगेगा कि धीरे धीरे जो सोशल चेंजेस हैं वो बहुत फास्ट होते जा रहे हैं। जैसे इसकी युवाल हरारी की किताब है, 3 किताबें हैं उनकी। एक तो हिस्ट्री ऑफ होमोडियस है, एक हिस्ट्री ऑफ होमोसेपियंस है, और एक 21 लेसन्स फ्रॉम 21st सेंचुरी। तो उन सब और भी किताबें बहुत सारी, तो उनको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो पहले दौर में जो काम हज़ारों साल में हुए, जैसे 75,000 साल कहते हैं कि हिस्ट्री ऑफ प्रेडेटर्स रही, जहाँ पर लोग शिकार करते थे, खाते थे और मस्त रहते थे। फिर एक एरा ऑफ एग्रीकल्चर आया, जिसमें कि एक जगह लोग अनाज उगा के उसको खाने लगे, उसमें ये सब चीज़ें पैदा हुई। उसमें औरत का भी दर्जा एक तय हुआ, औरत को इन्फीरियर माने जाने लगा। कई जो है अच्छी चीज़ें भी आई, बुरी चीज़ें भी आई। वो 10,000 साल का मानते हैं। फिर 500 साल का मानते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो जो चेंजेस 75,000 साल में हुए, वो 10,000 साल में हुए, फिर वो 500 साल में हुए। अब ये एज है हिस्ट्री ऑफ IT, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये
कितनी तेज़ी से इंसान को बदल रहा है, उसमें चेंजेस ला रहा है। आज ये देखिए कि वो तो ये कहता है कि धीरे धीरे जो सारे जॉब्स जो अभी प्रेजेंट हैं वो इरेलेवेंट हो जाएंगे, सब चीज़ कंप्यूटर बेस्ड हो रही है। आज एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। आज जो है वो सारा बायोटेक से काम चल रहा है। तो जब तक हमारे युवा इस चीज़ को एहसास नहीं कर पाएंगे कि ज़माना कैसे बदला है और हमको उसके साथ कैसे बदलना है, जब तक शायद हम पिछड़ जाएंगे। तो मेरे उनसे ये कहना है कि आप जो है वो सुपरफिशियल नॉलेज की तरफ नहीं जाएं, किसी भी चीज़ को गहराई से समझें, गहराई से पढ़ें और डोंट गो विद दी टाइड। ऐसा नहीं लगे कि आप जो है वो ग्लैमर्स की दुनिया में जा रहे हैं, क्योंकि जो ग्लैमर है वो बहुत ही मेहनत से, बहुत मुश्किल से, मशक्क़त से हाथ लगता है आदमी के। पॉलिश जो होती है ना वो आपको काफ़ी रिगड़ना पड़ता है। तो डोंट बी वो कहते हैं ना, कंगूरे की ईंट मत बनिए, आप नीम की ईंट बनिए। आप समाज को क्या दे सकते हैं, देखिए समाज आपको क्या दे रहा है ये ज़रूरी है, लेकिन समाज को आप क्या दे रहे हैं वो इससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो युवाओं के लिए एक बड़ा मैसेज है कि समाज क्या दे रहा है वो ना देखें, आप खुद समाज के लिए क्या कर सकते हैं ये ध्यान में रखिए। तो रियल हीरो हमारे साथ थे हैदर अली ज़ैदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। रियल हीरोज़ की सीरीज़ में हम लगातार आपको बताते हैं ऐसे लोग जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं या समाज के लिए आगे आए हैं और चैलेंजेस फेस करके एक अच्छा एनवायरनमेंट सबको दे रहे हैं, आमजन को सुरक्षा दे रहे हैं। तो फिलहाल इस सीरीज़ में इतना ही। आप रियल हीरोज़ की सीरीज़ में हमारे साथ जुड़े रहिए। अगली बार हम फिर आपको एक ऐसे ही रियल हीरो से मिलाएंगे। कैमरा पर्सन मनोज यादव के साथ अदिति।